हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी पंजाब लेक्चरर कॉमर्स की जो सेशन है वो यहाँ पर चल रही है और स्टैटिस्टिक्स की यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, तो उसी का ही नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और जो भी कैंडिडेट पंजाब लेक्चरर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इट इज अ फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द फाउंडेशन अपॉन विच द एंटायर डेटा सेट. Careful planning is essential before collecting the data. There are different methods of collection of data such as census, sampling, primary, secondary, and the investigator should make use of correct method. देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये सबसे बेस है। जब आप कोई मकान बनाते हो तो सबसे पहले जो बेस रखा जाता है वही डेटा सबसे पहले बेस होगा। यानी आपको अपना डेटा इकट्ठा करना है। सबसे पहला स्टेप, डेटा इकट्ठा करेंगे और केयरफुली करेंगे, सावधानी से करेंगे। डेटा इकट्ठे करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, सेंसस है, सैम्पलिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी है। तो सबसे पहला काम, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पूरा जो सेशन होगा उसमें एक ही एग्जाम्पल काम करेगा, आइसक्रीम का। सपोज करिए मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, मैंने नई नई फैक्ट्री बनाई है आइसक्रीम की, तो मुझे डेटा की जरूरत है। डेटा की जरूरत है यानी मुझे जानना है कि कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम लोग ज्यादा खाते हैं, कौन कितने प्राइस का उनका बजट है खरीदने का। तो सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना होगा। दैट इज द मेन फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं। तो डेटा को इकट्ठा करिए। अब ये डेटा आप कैसे इकट्ठा करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पास दो तरीके के डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ डेटा, दो तरीके से आप डेटा जो है वो बेटा आप इकट्ठा कर सकते हो। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। चलिए, पहला है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज द वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी और स्टडी। यानी प्राइमरी डेटा वो वाले डेटा होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर, यानी मेरी फैक्ट्री है तो मैं खुद जाकर, हिमसेल्फ, खुद जाकर जाकर डेटा इकट्ठा करना। अब मैं जाऊंगी घर घर जाके, मैं पूछूंगी सबसे कि आपका क्या फ्लेवर है, कौन सा पसंद करते हो आप, क्या बजट रहेगा आपका आइसक्रीम खाने का। बच्चों से पूछूंगी, बड़ों से पूछूंगी, सबसे पूछना। यानी खुद से इकट्ठा जब आप करते हो डेटा, नया डेटा खुद से इकट्ठा करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। यानी इन्वेस्टिगेटर को खुद जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। द प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय द फॉलोइंग methods: डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंस, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, या फिर शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स। देखो, प्राइमरी डेटा है, आपको सारी मेहनत यानी आपको खुद करनी है, आपको खुद से ही जाकर डेटा कलेक्ट करना है। तो तरीके क्या हो सकते हैं? पहला, पर्सनल इंटरव्यू। आप जाके पर्सनली पूछ सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। या इनडायरेक्टली ओरल इंटरव्यू, फोन के थ्रू ले सकते हो। फोन के थ्रू आप सबसे पूछ सकते हो कि आपका क्या फ्लेवर, आप क्या पसंद करते हो। या फिर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी करेस्पॉन्डेंट से, या फिर किसी को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो क्वेश्चन बना के कि चलिए आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, वनीला, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट। तो वो टिक करेंगे, यानी व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप भेज सकते हो। या फिर आप अपने बदले किसी और एम्प्लॉय को जो है वो भेज जाओगे, उनके पास भेजोगे कि आप जाओ और पता करके आओ। तो ये होते हैं प्राइमरी मेथड। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय सम अर्लियर एजेंसी फॉर इट्स ओन यूज एंड द लेटर द सेम डेटा आर यूज्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज। सेकेंडरी डेटा का मतलब समझिए कि आपको बैठे बिठाए मिल गया, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होते हैं जिसे पहले ही किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, एनालाइज कर रखा है अपने यूज के लिए। सपोज करिए किसी और कंपनी थी, उन्होंने भी डेटा कलेक्ट किया हुआ था कि आइसक्रीम किसको क्या क्या पसंद है, तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनका डेटा उठा के ले आऊंगी, सिंपल। यानी ये डेटा पहले से ही कलेक्ट करा हुआ है। अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग एजेंसीज ने पहले ही डेटा जो है बेटा वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो मेरा कुछ काम नहीं बनता, मैं सीधे जाके, मैं यानी थाली में खाना परोसा हुआ मिल गया, ये है। अब इसके दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो, इंटरनल सोर्स जो होता है सेकेंडरी डेटा का, यूजुअली ये मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जैसे सेल्स रिकॉर्ड, मार्केटिंग एक्टिविटी, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स एंड फीडबैक, कस्टमर फीडबैक। अब ये इंटरनल सोर्स, यानी सपोज करिए मान लीजिए पहले भी मेरी कोई कंपनी रह चुकी है जो आइसक्रीम बनाती थी, तो मैं उसका रिकॉर्ड चेक करूंगी कि वहां पे किस टाइम पे किस चीज की ज्यादा सेल्स हुई थी, वनीला की, स्ट्रॉबेरी की, है ना, क्या कॉस्ट थी, और कस्टमर का फीडबैक क्या था, कस्टमर्स को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें पसंद आई। यानी मेरे खुद के कंपनी में मेरे पुराने डेटा,
मेरी खुद की कंपनी के मेरे पुराने डेटा मैं निकाल के लाऊंगी और उसमें से मैं देखूंगी क्या क्या चीजें हुई है, कस्टमर्स को क्या पसंद आया था, कॉस्ट क्या थी, सेल्स क्या हुई, किसकी ज्यादा सेल हुई। ये तो हो गया आपका इंटरनल। दूसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है वो मुझे बाहर से जाके लाना पड़ेगा। बाहर से जैसे जर्नल, किसी ने मैगजीन छापी, सोचो किसी ने मैगजीन है, किसी की बुक में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर है, लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, जर्नल्स है, यानी किसी ने ऑलरेडी जो है वो नेट पे डाला हुआ है, जर्नल्स बना के डाले हुए हैं कि आइसक्रीम की ज्यादा फ्लेवर जो है वनीला ज्यादा पसंद है, छोटे बच्चे ज्यादा खाते हैं, ठंड में लोग ज्यादा खाते हैं, गर्मियों में ज्यादा खाते हैं। ऑलरेडी किसी ने बुक में लिखा हुआ है, सोचो किसी ने मैगजीन में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में किसी ने जो है आर्टिकल पब्लिश किया है, लाइब्रेरी में जाके देखूंगी, इंटरनेट यानी बाहर से जाकर। लेकिन डेटा मेरा तब भी मेरा नहीं रहने वाला, ये डेटा दूसरे का ही रहने वाला है। सेकेंडरी सोर्स का ये मतलब है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस की। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहला डिफरेंस है प्राइमरी डेटा के अंदर, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। यानी जो डेटा कलेक्ट किया गया है प्राइमरी डेटा में, वो इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाकर पहली बार शुरू से आखिरी तक खुद ही उसने इकट्ठा किया है। बट सेकेंडरी डेटा क्या है? डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन आंसरिंग द क्वेश्चन इन हैंड आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता चल जाएंगे कि प्राइमरी के क्या फायदे हैं और सेकेंडरी के क्या फायदे या नुकसान है। अलग अलग से अच्छा है कि दोनों का कंपैरिजन कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या किसके फायदे हैं और किसका नुकसान है। जो डेटा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, पहले से इकट्ठा करा हुआ है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सोर्स की बात करें तो दीज प्राइमरी डेटा जो है, दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली इंटरव्यू ले लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, प्राइमरी सोर्स से आएगा। लेकिन ये आता है सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी सोर्स यानी दूसरों के सोर्सेज से आएगा, बाहर के सोर्सेज से आएगा। प्राइमरी डेटा आर द ओरिजिनल डेटा। देखो प्राइमरी डेटा जो होगा ना, ओरिजिनल होगा, आपकी मेहनत है, आपने घर घर जाके इकट्ठा किया है, आपकी मेहनत है। ओरिजिनल डाटा ओजी तो आप ही रहोगे, जेंजी की भाषा में कहें तो ओजी आप ही रहने वाले हो। लेकिन सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल डेटा। बेटा ये आपका ओरिजिनल डेटा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने ऑलरेडी इसमें एनालिसिस कर रखा है, इस पर स्टडी कर रखा है, तो ये आपका डेटा कैसे हुआ? प्राइमरी डेटा आर द कॉस्टलियर इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। देखो भाई प्राइमरी डेटा है, खुद से जाओगे, चप्पल घिसाओगे अपनी, व्हीकल है, कन्वीनियंस यूज करोगे, पेट्रोल का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, टाइम का खर्चा है, यानी इसमें बहुत खर्चा है, हर चीज का खर्चा है, आपकी मेहनत है, आपका पैसा, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स है इसके अंदर। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो लेस कॉस्टलियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। इसमें क्या मेहनत है, थोड़ा सा नेट का खर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा लाइब्रेरी तक का जाने का खर्चा हो जाएगा, उठा के ले आना ही तो है, कौन सी मेहनत है आपकी, तो ये कम खर्चा होता है। तो देख लो यही इसका एडवांटेज है सेकेंडरी डेटा का, कि इसमें खर्चा कम है। दूसरा है फिर नेक्स्ट आपका, नीड नॉट टू बी एडजस्टेड एज दीज आर कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। देखो प्राइमरी डेटा के साथ ना आप कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा डेटा लाए हो वैसा डेटा आपको शो करना है, इसके अंदर आप किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी डाटा नीड टू बी एडजस्टेड, इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। लेकिन देखो सेकेंडरी डाटा के अंदर आप अपने मन से भी तो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करोगे। यानी मान लीजिए आइसक्रीम का, उन्होंने तो आइसक्रीम का डेटा कलेक्ट कर रखा है कि उनको कौन से फ्लेवर पसंद है, उन्हें तो सिर्फ इतना एनालिसिस कर रखा है कि वनीला, स्ट्रॉबेरी या नहीं। लेकिन आपको आगे भी देखना है कि बजट क्या है, कितने कितने रुपए की आइसक्रीम ज्यादा खरीदी जा रही है, तो इसके अंदर फिर आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा भी बोला जाता है और सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा बोला जाता है, ठीक है, इसके दूसरे नाम। अब बात करते हैं डेटा के टाइप्स। देखो डाटा या डेटा जो भी बोल दो, टाइप्स उसके दो तरीके के टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल आता है, क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस के अंदर इंटरवल और रेशियो आता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। क्वालिटेटिव के अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल आता है, क्वांटिटेटिव के अंदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस आता है, और कॉन्टिन्यूस के अंदर इंटरवल और रेशियो आता है। आ गया समझ में? क्वांटिटेटिव के अंदर दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। और कंटिन्यूस डेटा के अंदर आता है इंटरवल और रेशियो। ये चार मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो इंटरनल और रेशियो किसके अंदर आता है? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, वन बाय वन पढ़ लें इसे। देखो इसमें पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जो चीज नंबर्स में ना हो,
जो चीज नंबर में नहीं हो, नंबर में मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला 1 2 3 4 5 6 100 50 नंबर्स में जो चीज नहीं होती वो क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव वो होती है जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 50 100 200। आ गया यहाँ तक समझ में क्वालिटेटिव क्या है क्वांटिटेटिव क्या है। अब बात करते हैं, पहले तो मैं आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बता देती हूँ क्योंकि फिर हम चारों इकट्ठा पढ़ेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो उससे पहले डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट की, ऑब्जर्वेशंस आर फाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। देखो डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट वो वाले डाटा होते हैं बेटा जिनको आप गिन सकते हो। अगर मैं बोलूं आइसक्रीम की कितने बॉक्सेस हैं तो आप बोलोगे मैम 50 है, मैम 100 है, आप काउंट कर सकते हो। जैसे मैम 200 बॉक्सेस बनाए गए हैं, मैम 2 लाख बॉक्सेस बनाए गए हैं, मैम 30,000 बॉक्सेस बनाए गए हैं, यानी जिसको आप गिन सकते हो। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है ऑब्जर्वेशन दैट कैन टेक ऑन एनी नंबर ऑफ द काउंटलेस नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल। कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस के अंदर जो है वो आपके पॉइंट के अंदर आते हैं बेटा। पॉइंट के अंदर, मैम पॉइंट के अंदर कैसे आते हैं? अच्छा एक बात बताओ, डिस्क्रीट डाटा मैंने अभी आपको बोला डिस्क्रीट के अंदर ऐसे होते हैं जो नंबर्स जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट डाटा में पॉइंट्स नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे पूछा कि कितने बॉक्सेस बन गए हैं, मैंने आपसे पूछा फैक्ट्री में जाकर ये कितने बॉक्सेस तैयार हैं आइसक्रीम के, तो वो यही तो बोलेगा मैम 100 तैयार है, मैम 1000 तैयार है, मैम लाख तैयार है। वो ये तो नहीं बोलेगा मैम साढ़े पांच, देखो यहाँ पे देखो 50.5 बॉक्स तैयार है। वो ये बोलेगा कभी कि मैम 50.5 बॉक्स तैयार है? ऐसा कभी सुना है क्या? इसलिए डिस्क्रीट में कभी भी पॉइंट नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब 50.5 कैसे, मतलब ये कैसे बॉक्सेस हुए? लेकिन ये पॉइंट नहीं देखता, तो पॉइंट कौन देखेगा? पॉइंट देखेगा कंटिन्यूअस। पॉइंट कौन देखेगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वाले ऑब्जर्वेशंस में पॉइंट देखे जाते हैं। ये कैसे देखे जाएंगे मैम? ये आपके वेट के हिसाब से देखे जाएंगे। मैंने उनसे पूछा था कि ये जो एक डब्बा है इसका कितना वेट है, तो वो बोलेगा मैम एक डब्बा जो है वो 5 किलो 25 ग्राम का है। 5 किलो 25 ग्राम का है। कितना है? 5 किलो 25 ग्राम। तो अब आप मुझे बताओ इसके अंदर आया कि नहीं आया पॉइंट? 5.25। भाई डब्बे की जो वजन है, बॉक्स का जो वजन है वो तो किसी में भी आ सकता है ना भाई। 4.35 आ सकता है, 4.65 आ सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे करा जाए, ये इसीलिए कंटिन्यूअस डेटा बनाया गया है। तो कंटिन्यूअस डेटा की हेल्प से आप इस तरीके की चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आगे समझ? चलिए अब आता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। द लेवल ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइंस विच स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर मीनिंगफुल। 4 levels of measurement are N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. लोवेस्ट टू हाईएस्ट है। लोवेस्ट मतलब सबसे कम की बात करें तो नॉमिनल है, सबसे हाईएस्ट की बात करें तो रेशियो है। याद रखना कौन सा लोवेस्ट है? नॉमिनल। लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, तो सबसे लोवेस्ट नॉमिनल है और हाईएस्ट कौन सा है? रेशियो है। चलिए अब मैं बात करती हूँ नॉमिनल की। डेटा एट द नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट आर क्वालिटेटिव। मैंने अभी आपको बोला था क्वालिटेटिव के अंदर दो चीजें आती है, नॉमिनल और इंटरवल, सॉरी नॉमिनल और ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव के अंदर, कंटिन्यूअस डाटा के अंदर कौन सा आता है? रेशियो और इंटरवल। ये याद रखिएगा प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगर मैं बात करूं नॉमिनल, नॉमिनल मीन्स कैलकुलेटेड यूजिंग नेम्स, लेबल्स और क्वालिटीज। नो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कैन बी मेड एट दिस लेवल। नॉमिनल जैसे मैंने बोला क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के अंदर कोई भी नंबर्स नहीं होते। नंबर्स नहीं होंगे तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है। नंबर नहीं होंगे तो कैलकुलेट नहीं होगा कुछ भी। तो मैम नॉमिनल पहचानते किससे? नॉमिनल का मतलब न, एन, एन का मतलब नेम, कैटेगरी। कैटेगरी जैसे मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, समझ आ रहा है? नेम ऑफ द स्टूडेंट राहुल है कि समीर है कि करण है, नाम से पता लगाना। नॉमिनल का मतलब नाम, नाम मतलब कैटेगरी। कैटेगरी जैसे स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं, जैसे आपका आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो आइसक्रीम के एग्जाम्पल को ही लेके चलेंगे। तो आइसक्रीम में नॉमिनल में क्या आएगा कि आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी, सॉरी आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, दैट इज योर नॉमिनल। वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर आपका चॉकलेट है, दैट इज योर नॉमिनल।
ये आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, वनीला, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट। दैट इज नॉमिनल। यहाँ पर नाम यूज किए जाते हैं, यहाँ पर लेबल यूज किए जाते हैं। जैसे किसी भी जैसे हमारे इंडिया का झंडा, उसका कलर, यूएस का फ्लैग है उसका कलर, कलर भी हो सकता है बेटा। ठीक है, जैसे कलर होता है ना, जैसे ग्रीन कलर किस लिए होता है? ग्रीन का मतलब आप लोगों ने कभी भी कुछ खाया हो, पैकेट्स आप खा के देखना, उस पे पैकेट पे ग्रीन कलर का डॉट लगा रहता है। ग्रीन का मतलब वेजिटेरियन, लिखा क्या साइन बना हुआ है ना ग्रीन, ग्रीन का मतलब इसमें ये वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नॉनवेज नहीं मिली हुई है। ठीक है, किसी का नाम, ये सारी चीजें होती है नॉमिनल। आगे समझ में? आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे नॉमिनल को। दूसरा आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल भी क्वालिटेटिव होता है, अरेंज्ड इन ऑर्डर बट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंट्रीज आर नॉट मीनिंगफुल। अभी इसको क्या करते हैं, ये भी क्वालिटेटिव है तो इसका भी नंबर नहीं होता, लेकिन ऑर्डिनल में बेटा रैंकिंग होती है, रैंक होता है, प्रेफरेंस होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको स्ट्रॉबेरी खिलाई आइसक्रीम, और मैंने आपसे पूछा स्ट्रॉबेरी का जरा फीडबैक दे दो, लाइक, डिसलाइक, तो आप क्या टिक लगाओगे, लाइक या डिसलाइक? इनमें से तो टिक लगाओगे आप, इसमें नंबर्स तो है नहीं, नंबर तो है नहीं। या मैं आपसे रैंकिंग में पूछूं, सबसे नंबर 1 पे आपकी फेवरेट कौन सी, नंबर 2 पे कौन सी फेवरेट है, नंबर 3 पे कौन सी फेवरेट है? आप बोलोगे नंबर 1 पे तो मेरी चॉकलेट फेवरेट है, नंबर 2 पे मेरी वनीला है, नंबर 3 पे मेरी स्ट्रॉबेरी है, नंबर 4 पे मेरी बटर स्कॉच है। रैंकिंग दी आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है ऑर्डिनल। या फिर आपने बताया आपको लाइक या डिसलाइक बताया। लेकिन ऑर्डिनल में ना एक दिक्कत है बेटा, कि लाइक और डिसलाइक हो गया, या फिर रैंकिंग हो गई 1 2 3 4 की, भाई पहले ही हमें चॉकलेट पसंद है, इनके बीच का डिफरेंस आप नहीं पता लगा पाओगे कभी भी। बीच का डिफरेंस का मतलब ये आप नहीं पता लगाओगे कि दोनों के बीच में गैप कितना है। अगर किसी ने पहले वाले को फर्स्ट नंबर पे चॉकलेट रखी है और दूसरे नंबर पे स्ट्रॉबेरी रखी है, तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि उसने नंबर 1 पे चॉकलेट रखा और नंबर 2 पे स्ट्रॉबेरी रखा। इन दोनों का डिफरेंस आप नहीं लगा पाओगे, यही ऑर्डिनल की एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस सीरीज के अंदर इंटरवल रेशियोज। Data at the interval level of measurement are quantitative. Are quantitative. A zero entry simply represent a position on a scale. The entry is not an inherent zero. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, समझ लेना नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगी। इंटरवल के अंदर ना आप डिफरेंसेस का पता लगा सकते हो। अभी मैंने आपको बोला था ना ऑर्डिनल के अंदर आप नहीं पता लगा सकते, लेकिन इंटरवल के अंदर आप दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगा सकते हो, यानी आप माइनस कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। सॉरी, यानी आप ऐड भी कर सकते हो और माइनस करके पता लगा सकते हो। अभी मैंने आपसे बोला कि जो आइसक्रीम का टेम्परेचर था ना 40 डिग्री पे था, अब मैंने उसको बढ़ा के 80 डिग्री कर दिया है या 60 डिग्री कर दिया है। आइसक्रीम का जो टेम्परेचर था, जहाँ आइसक्रीम रखी गई है, टेम्परेचर 40 से 60 कर दिया, तो आपको पता है कि 20 डिग्रीज बढ़ा दिए गए हैं, 20 डिग्री बढ़ा दिया गया है। तो यानी आपको डिफरेंस पता चल गया कि 20 डिग्री बढ़ गया है टेम्परेचर आइसक्रीम का। दैट इज कॉल्ड इंटरवल। अब यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि इसके अंदर जो जीरो है ना, जीरो, वो सिर्फ नाम का जीरो है, नाम का जीरो है, इससे जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपसे बोलूं कि बेटा टेम्परेचर जहाँ आइसक्रीम्स रखी हुई है वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो मुझे सच सच बताना 0 डिग्री का मतलब ये है कि वहां पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कोई भी टेम्परेचर नहीं है। जीरो का मतलब तो यही होता है ना, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने आपको बोला कि जीरो का मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम का है। नाम का मतलब नाम, नाम चारे का खाली है, सिर्फ नाम का जीरो। अच्छा एक बात होता, मैंने आपसे बोला 0 डिग्री पे रखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ना सर्दी है ना गर्मी है, जीरो है? नहीं ना, 0 डिग्री है तो मतलब ठंडक तो है, और ये तो माइनस में भी चला जाएगा तो एकदम बर्फ भी जम जाएगी, आपकी भी जम जाएगी, आइसक्रीम की क्या जमेगी। 0 डिग्री टेम्परेचर है बेटा, इसका मतलब आपकी बर्फ ठंडी है, ठंडी है आपकी आइसक्रीम। और ये माइनस में चला जाए तो फिर आप खुद भी बर्फ बन जाओगे। तो यानी यहाँ पे जीरो का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, ये सिर्फ नाम का जीरो है, यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश की गई है। अब मैं किसी से बोल दूं कि भाई अरे इस लड़के का ना आईक्यू बहुत जीरो है, दूसरे एग्जाम्पल समझो, आईक्यू जीरो है इस लड़के का, तो क्या सच में उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होगा? मैंने बोला इसका आईक्यू जीरो है,
तो जीरो का मतलब क्या, उसके पास दिमाग ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कम हो सकता है, बट ऐसा थोड़ा है किसी के अंदर दिमाग ही नहीं होता। दिमाग तो सबके अंदर ही होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो वो चीज यहाँ पे भूली गई है, ठीक है। चलिए लास्ट है आपका रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये भी आपका जो है वो इंटरवल लेवल से सिमिलर है, बट इसके अंदर जीरो का मतलब है बेटा। इसके अंदर जीरो का मतलब है। उसके अंदर तो जीरो का मतलब नहीं था, बट इसके अंदर जीरो का मतलब है। अब देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि इंटरवल में आप माइनस प्लस कर सकते हो। अब रेशियो के अंदर बेटा आप डेटा के साथ माइनस प्लस भी कर सकते हो, आप डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन इंटरवल में सिर्फ माइनस प्लस कर सकते थे। लेकिन रेशियो में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जीरो का मतलब होता है, अगर मैंने बोला कि अगर मैं खाली बॉक्स है आइसक्रीम का, खाली बॉक्स, और उसका मैं मेजरमेंट करूं, उसको नापू खाली बॉक्स को, और उसका वेट आए 0 kg, तो इसका मतलब सच में ही बॉक्स खाली है। इसका मतलब है कि सच में ही बॉक्स जो है वो आपका खाली है, यानी उसके अंदर कोई भी वजन नहीं है। यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो ही होता है। जीरो मतलब एब्सेंस। अगर मैंने बोला मेरी जेब में 0 पैसे हैं, यानी मेरी जेब अगर आप निकालोगे, खोलोगे, तो वो खाली मिलेगी, यानी सच में उसमें कुछ नहीं है। ये यहाँ पर ट्रू जीरो होता है, लेकिन वहां पे ट्रू जीरो नहीं होता। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है इसका, जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉमिनल, नॉमिनल में सिर्फ कैटेगरी होती है बेटा, इसीलिए यहाँ पर यस बोला गया है। बाकी ना हम इसको रैंकिंग में कर सकते हैं, ना हम इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, ना ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब में नो नो है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आप पुराने वाले का फीचर्स लेते जाओगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे पुराने की क्वालिटी आप लेते आओगे। जब आप ऑर्डिनल में आओगे, तो ऑर्डिनल में फिर आप नॉमिनल के यस लेके आओगे, यानी नॉमिनल ऑर्डिनल में कैटेगरी भी होगी, प्लस डाटा को आप रैंकिंग में ऑर्डर में लगाओगे भी। यानी आप समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आप आओगे ऊपर वाले की क्वालिटीज हाँ हाँ जो है वो आती चली जाएगी। तो ऑर्डिनल के अंदर आप बेटा कैटेगरी भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप रैंक भी कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉबेरी, सेकंड नंबर पे चॉकलेट पसंद है, थर्ड नंबर पे। लेकिन इसके अंदर आप ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आता है इंटरवल। तो जैसे मैंने कहा कि अब आप इंटरवल पे आ गए, तो नॉमिनल की भी आ जाएगी, ऑर्डिनल की भी आ जाएगी। अब इंटरवल में आप नेम भी लिख सकते हो, रैंकिंग भी दे सकते हो, साथ ही साथ वैल्यू का सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नो आ गया। रेशियो है, तो रेशियो में तीनों की क्वालिटी आ जाएगी, यानी आप नेम भी कर सकते हो, कैटेगरी भी, ऑर्डर भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई और डिवीजन भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के मेथड्स होने चाहिए एक्सपेरिमेंट, सर्वे, सेंसर, सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स, शेड्यूल्स। वन बाय वन पढ़ते हैं कि डेटा कलेक्ट तो करोगे आप लोग, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। सबसे पहला है सेंसस। देखो यहाँ से इरेज हो गया है डेटा, बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ठीक है। सेंसस का मतलब जनगणना आपको पता होगी, जहां पर आप हर घर में जाकर एक एक इंसान से आप पूछते हो, दैट इज कॉल्ड सेंसस। सेंसस आपके घर भी आते होंगे, जनगणना वाले आपके घर नहीं आते कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आप बोलोगे हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। अच्छा, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? आपके घर में बिजली है? आपकी आप लोगों की एज क्या है? कौन कितने फीमेल कितने मेल हैं? तो वही होता है सेंसस। आप सबके घर में जाओगे, पूछोगे कि आपको आइसक्रीम कौन सी पसंद है, पापा को आइसक्रीम कौन सी पसंद है, बहन भाइयों को कौन सी पसंद है, आप लोगों की एज कितनी है, कौन से टाइम पे आइसक्रीम ज्यादा खाना पसंद करते हो, कितने पैसे की खाना पसंद करते हो। दैट इज कॉल्ड सेंसस। दूसरा आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। अब देखो सैम्पलिंग में क्या होता है, हर घर जगह जाना ना बहुत इम्पॉसिबल है, पूरे शहर में चक्कर तो नहीं काट सकते। पूरे शहर में तो चक्कर नहीं काट सकते। जनगणना वालों का तो काम होता है भाई, हम लोग के पास इतना थोड़ी ना फ्री टाइम है। उनको तो सैलरी मिलती है और ये काम करवाया जाता है, बट हम लोग तो नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए सैम्पलिंग बेस्ट रहता है। सैम्पलिंग में क्या होता है, आप लोगों को पूरे हर घर जगह जाने की जरूरत नहीं है। उस एरिया के 10 लोगों को पकड़ लो, उनसे पूछ लो। सपोज करिए मैं अगर दिल्ली में मैं रह रही हूँ, तो मैं रोहिणी चली गई, रोहिणी में मैंने 5 लोगों को पकड़ा। मैंने उनसे पूछा आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, आप लोग को कौन सा फ्लेवर है, क्या प्राइस है, तो मैंने उनका डेटा लिख लिया, और उसी सैंपल से मैंने
डेटा बना दिया कि भाई पूरे रोहिणी को, पूरे साउथ, जो भी रोहिणी कौन सी साइड आती है मुझे नहीं पता, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, क्या है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे दिल्ली में, कौन सा वेस्ट कौन सा ईस्ट कौन सा क्या है। तो अगर सपोज करिए, तो मैं पूरा डेटा अगर निकालती हूँ, सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट है, सपोज करिए ये नॉर्थ दिल्ली है, तो पूरे नॉर्थ दिल्ली में सबको स्ट्रॉबेरी पसंद है। ऐसे करके मैंने पूरा आइडिया लगा लिया 10 से। या फिर एग्जाम्पल समझो कि मैं अगर पूरे क्लास में 100 स्टूडेंट है, 10 बच्चों को मैंने पकड़ लिया और पूछा कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तो मैं अंदाजा लगा लूंगी कि सारे बच्चों को यही आइसक्रीम पसंद है। यानी पूरे सैंपल में से ही, जैसे पूरा ग्रुप है, 12 लोगों का ग्रुप आपको दिख रहा है, उसमें से आपने कोई सा भी उठा लीजिए, जैसे आपने 2 नंबर को उठा लिया, 5 को उठा लिया, 8 को उठा लिया, 11 को उठा लिया, तो 12 लोगों में से आपने बीच बीच में से 4-5 लोग उठा लिए और इनसे पूछ लिया, इन्होंने बोला, इनसे पता चल गया कि इनको स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो बाकी सबको स्ट्रॉबेरी पसंद होगी। ऐसे करके हम लोग अनुमान लगाते हैं सैंपलिंग में। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मैथड। इट इज अ मैथड अंडर विच डेटा फ्रॉम द फील्ड इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द ऑब्जर्वर और बाय द पर्सनली गोइंग टू द फील्ड। देखो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में आप किसी को ऑब्जर्व करते हो पर्सनली, किसी को देखना, घूर घूर के देखना, घूर घूर के देखते हैं ना, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने खाने पे ध्यान नहीं रहता, बगल वाले के टेबल में रहते हैं, क्या मंगा रहा है ये क्या खा रहा है, इसने क्या ऑर्डर किया है, ये सब करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन मेथड यही होता है, किसी को चुपचाप बैठ के वहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो इसमें भी ना एक प्रोसेस होता है जो आपको पता होना चाहिए, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी ऑब्जर्व। आपको पहले ये देखना है कि आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। मुझे जाकर ये देखना है कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट या फिर बटर स्कॉच। फिर आपने देख लिया, फिर आपको पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने हैं। आपको ये देखना है कि फीमेल्स पकड़ू, मेल्स पकड़ू, बच्चे पकड़ू, किनको सेलेक्ट करना है, रेंडमली सेलेक्ट कर लो किसी को भी। फिर आप वहां पे देखोगे कि किस टाइम पे कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं, कितनी देर तक इन्होंने खाई। आप फोटोग्राफ ले सकते हो, आप लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आप कंपाइल करते हो डेटा को, फिर आप इकट्ठा करते हो, फिर आप उसका एनालिसिस करते हो। ये स्टेप जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब याद है आपको रखना है ऑब्जर्वेशन के टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। When observation done by characterizing style of recording the observed information, standardize the condition of observation, definition of the units to be observed, selection of pertinent data of observation, that in its structured observation। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होता है जहां पर आप पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि मुझे देखना क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं लिस्ट बना के जाऊंगी कि सबसे पहली चीज मुझे ये देखनी है कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लोग खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला या फिर। दूसरी चीज मैं ये देखूंगी कि बच्चे ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है। तीसरी चीज मैं ये देखूंगी कौन से टाइम पे ज्यादा आइसक्रीम खाई जा रही है। यानी मैंने 3 चीजों की लिस्ट बना दी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखूंगी। मैं पहले से सोच के आई हूँ 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है, तो 3 चीजें ही ऑब्जर्व करूंगी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। सोच समझ के प्लान करके देखना। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। When observation is done without any thought before observation, then it is an unstructured observation। यानी मैं कुछ प्लान करके नहीं गई थी, मुझे क्या देखना है, बस वहां जाके खड़ी हो गई हूँ और जाके बस देख रही हूँ कि लोग कौन से आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, अच्छा बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, कौन से लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे ज्यादा कर रहे हैं, कितने पैसे की खरीद रहे हैं, 10 की, 50 की, 100 की, 250 की, यही खा रहे हैं या पैक करा के लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब अपने आप नेचुरली सोचा नहीं है, वहां जाके देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। फिर आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। When the observer is member of the group which is he is observing, then it is a participant observation. In this method, researcher can record natural behavior of the group. Researcher can verify the truth statement given by informants in the context of questionnaire. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप खुद जाके उनमें छुप जाओ, यानी आप खुद भी जाके कस्टमर बन जाइए। अब मैं क्या करूंगी पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन में, अब मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, यानी मैं भी जाके वो इस दुकान पे खड़ी हो जाऊंगी और जाके कहूंगी भैया एक आइसक्रीम देना स्ट्रॉबेरी, और वही खड़े होकर खाऊंगी और लोगों के साथ बातें करूंगी नॉर्मली, ताकि मुझे ना लोगों का असली रंग दिखे। क्योंकि देखो जब आपको ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कभी देखो अगर आप, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब भी मैं कहीं शादी फंक्शन किसी में खाना खाने बैठू और कोई मुझे देख रहा होता है तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। ये सबका अलग अलग होता है। अगर कोई मुझे देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो मुझसे वो खाना खाया ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं या उससे बोल दूं कि आप उधर मुंह कर लीजिए, या आपके सामने सोचो कैमरा वाला आ जाए, फोटोग्राफर, और आपके मुंह पे खड़ा हो जाए, तो आप खा पाओगे? ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप
खुद उसके साथ बैठकर खाओ, दोस्त बन के आ जाओ, या फोटोग्राफर है वो खुद आपके साथ आके खाना खाने लग जाए, फोटोग्राफ अपने कैमरा हटा के, तो वो आपका नेचुरल मेथड रिकॉर्ड कर सकता है कि ये किस तरीके से खाना खाती है, ज्यादा गिराती तो नहीं है, ज्यादा मुंह खोल के तो नहीं खाती है, बंद करके खाती है। तो वही चीज है, आप कस्टमर बन जाइए, उनके भीड़ में जाकर आप कस्टमर बन जाइए और आप भी आइसक्रीम खाने लग जाइए, और तब आप लोगों का नेचुरल बिहेवियर वहां पे देख पाओगे कि लोगों का एग्जैक्टली उससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। When observer is observing the people without giving any information to them, then it is not participant observation. इसमें क्या होगा, इसमें मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मतलब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ लेकिन मैं उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं चुपचाप से ऑब्जर्व करूंगी वहां पे। सपोज करिए फोटोग्राफर आपकी फोटो चुपके चुपके खींच रहा है खाना खाते हुए, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट। फिर आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब व्हेन द ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू डिफाइनाइट प्री अरेंज्ड प्लान्स with the experimental procedures, then it is controlled observation, generally done in the laboratory under the controlled condition. कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सपोज करिए 10 लोगों को लेकर आए गए, प्रॉपर उनके लिए टेबल लगाया गया, उनके लिए सीट्स लगाई गई, उनका टेम्परेचर अच्छा किया, एसी ऑन किया, उनके लिए आइसक्रीम्स लेकर आए, और पीछे से हम लोगों ने कैमरा लगा रखा है, वहां से हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी लैब में ले जाके, यानी पूरा सेटअप कंट्रोल है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे पुलिस वाले लोग जो है क्रिमिनल को लेकर जाते हैं कन्फेस कराने के लिए, आपने पिक्चर में देखा होगा, रियल में मैंने नहीं देखा है कुछ भी भाई, पिक्चर में देख देख के सीखती हूँ मैं तो, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि क्रिमिनल को लेकर जाते हैं अंदर, है ना, और बाहर कैमरा लगा होता है जहाँ पे सारे ऑफिसर्स देख रहे होते हैं कि वो क्या बोलने वाला है, लाइट ऑन कर देते हैं, लैंप लगा देते हैं उसके सर के ऊपर, और उसके सामने एक ऑफिसर बैठ जाता है और उससे पूछता है बताओ तुमने ये क्यों किया, यानी पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं और तब उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। फिर आता है अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस इन नेचुरल कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज डन स्पॉन्टेनियस पिक्चर्स ऑफ लाइफ एंड पर्सन। इसके अंदर ना किसी भी तरीके का किसी को बैठाया नहीं जाता, यहाँ पे तो सड़क किनारे भी खड़े होके देखने लग गए, पार्क में जाके खड़े होके देखने लग गए कि लोग क्या खा रहे हैं, लोग कहीं ऐसा तो नहीं कप जो कप यूज कर रहे हैं आइसक्रीम का वो खा के डस्टबिन में फेंक, ना फेंकने की वजह पार्क में ही फेंक रहे हैं, सड़क पे ही फेंक रहे हैं, यानी यहाँ पे आप नेचुरली देखते हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो, स्पॉन्टेनियस, कहीं भी चले गए, खड़े हो गए, देखने लग गए, कहीं भी, कोई परफेक्ट प्लेस नहीं होता, सड़क के किनारे सड़क पे ही खड़े होके देखने लग गए, पता चला। फिर होता है इंटरव्यू मेथड। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशंस और ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन द टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज। It is method oral verbal communication where interviewer asks questions to respondent which aim to get information required for study. देखो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, डेटा जो है वो इंटरव्यू ओरली आपसे पूछा जाता है, या तो फेस टू फेस आपसे पूछेंगे या आपसे फोन करके पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा जैसे आपका इंटरव्यू होता है, दैट इज इंटरव्यू मेथड। इसमें कोई ताम झाम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन एयर मेथड। देखो क्वेश्चन एयर इज अ सेंड बाय पोस्ट और बाय ईमेल टू द पर्सन कंसर्न विद अ रिक्वेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन एंड रिटर्न द क्वेश्चन एयर। अ क्वेश्चन एयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिंटेड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर ऑन अ फॉर्म। क्वेश्चन एयर मैंने अभी आपको बताया एक लिस्ट तैयार की जाएगी, एक फॉर्म तैयार की जाएगी, वो आपको या तो बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा या बाय मेल आपको भेज दिया जाएगा, आपको उसको भरना है बेटा, भर के फिर आप उसको वापस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन एयर। सवालों की लिस्ट रहती है, टिक लगाना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फिल करना है, फिल करके आप भेज दीजिए, दैट इज क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर में भी दो टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में दिस गिव्स द रेस्पोंडेंट्स द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन देयर ओन वर्ड्स। ओपन एंडेड में आपकी जी खोल के जो आपको लिखना है लिख लो। मैंने आपसे आइसक्रीम के बारे में पूछा, आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसी लगी, तो आपने लिखा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो ठीक थी बट शुगर थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा फ्लेवर कम आ रहा था। आप अपने दिल की जो भी खुशी है, गम है, सब लिख दीजिए, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। लेकिन दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। दिस अलाउस द रिस्पोंडेंट्स टू चूज वन ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यानी डायक्टोमस क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके मल्टीपल चॉइस है, या तो यस लगाइए या तो नो लगाइए। स्ट्रॉबेरी पसंद है, यस या नो, ठीक है। कौन सा फ्लेवर पसंद है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, टिक लगा दो। वहां पे आप अपने दिल से खोल के बातें नहीं लिख सकते, आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन की क्या क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क शुड बी लिमिटेड। क्वेश्चनर विद मेनी क्वेश्चंस डिस्करेज पीपल टू कंप्लीट इट। देखो ज्यादा भर मत दो क्वेश्चन से उसे, क्वेश्चंस कम रखो, ज्यादा रखोगे ना तो आलस के मारे कोई लिखेगा भी नहीं, कोई फिल भी नहीं करेगा, इतना लेजीनेस है लोगों के अंदर।
वो लोग सोचेंगे क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही आए जा रहे, मैं नहीं फिल कर रहा, वो छोड़ देंगे। क्वेश्चंस लिमिटेड में रखो, सिंपल एंड क्लियर रखो। द क्वेश्चन आज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, ज्यादा लेंथी मत रखो, समझ में ना आए लोगों के। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। यानी लॉजिकली अरेंज का मतलब पहले आप पूछो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, उन्होंने बताया स्ट्रॉबेरी, फिर आप पूछो स्ट्रॉबेरी में आपको क्या पसंद है, कलर, फ्लेवर, शुगर या ये चीजें। यानी क्वेश्चन का एक लॉजिकल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, यानी कुछ भी उल्टा सीधा पूछ रहे हो आप। अच्छा, इससे मैं बताती हूँ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन से एक याद आया, एक याद आया एक। अगर आप लोगों ने मालामाल वीकली देखी होगी किसी ने भी, तो उसपे जब परेश रावल जी जब वो सर्वे करने जाते हैं वहां पे, तो वो उनसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है ना उनका क्वेश्चन का। पहले वो पूछते हैं आपकी शादी हुई, तो वो कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई, तो कहते हैं आपके बच्चे कितने हुए, तो वो थप्पड़ खाते हैं। तो यानी वो फिर कहते हैं कि आपने गलत पूछा है। तो पहले वो पूछते हैं आपके बच्चे हुए, तो कहते हैं हाँ हमारी 2 बच्चे, तो आपकी शादी हुई। यानी प्रॉपर जब तक आप सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप थप्पड़ ही खाओगे। तो दैट इज द, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन लॉजिकल में लगाने बहुत जरूरी, सीक्वेंस में। ठीक है। नो पर्सनल क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच आर टू पर्सनल इन नेचर्स विच ऑफेंड द फीलिंग्स ऑफ इन्फॉर्मेंट शुड बी अवॉइडेड। यानी ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जो धर्म से रिलेटेड हो, जो किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर जाए, ऐसे क्वेश्चन कभी मत पूछना। ठीक है। No mathematical calculations. The question whose interpretation require mathematical communication should not be asked. देखो भाई, उसमें कोई भी गुणा भाग वाले क्वेश्चन मत लिख देना। क्वेश्चन में सिंपल सी चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपको कितने परसेंट स्ट्रॉबेरी पसंद है, कितना परसेंट नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन, इन ऑर्डर टू वेरीफाई एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में बी सेट इन द सच अ वे दैट द वेरिफिकेशन में बी पॉसिबल। आपको क्वेश्चन इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से घुमा फिरा के पूछना है कि सारे क्वेश्चन का मतलब एक ही हो, ताकि उसने अगर पहले कुछ गलत लिखा हो तो वो पकड़ा जाए। कई बार आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, आप लोगों ने अगर देखा हुआ फिल्मों में, तो पुलिस वकील, लॉयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। लॉयर का अगर आपने कोई भी मूवी देखी है, विटनेस में कोई खड़ा होता है, उससे अगर कोई पूछते हैं विटनेस बॉक्स में, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहा है, वो पकड़ा जाता है। पूछते नहीं, पूछते कि आप रात में कितने बजे गए थे, वो कह रहे 4 बजे। अच्छा, 4 बजे आप गए थे तो आपका 10 बजे वहां टाइमिंग है। यानी ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे घुमा फिरा के पूछना, जिससे कि अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सको तो झूठ पकड़ा जाए उनका। फिर आता है इंस्ट्रक्शन। द क्वेश्चनर शुड कैरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन डिफाइनिंग द वे द आंसर आर टू बी गिवन। ऑल द टर्म्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, द एड्रेस, डेट, टाइम सबमिटेड द क्वेश्चनर शुड बी क्लियरली मेंशन। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, तो इंस्ट्रक्शंस पहले लिखे रहते हैं, ब्लू पेन यूज करेंगे, ब्लैक यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर गोला करेंगे वो हमारे शीट में, अगर नहीं करा तो अनक्वालिफाइड हो जाएगा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन में से एक में ही गोला कर सकते हैं, सर्किल कर सकते हैं, अगर आपने एक से ज्यादा दो दो में अगर कर दिया तो आपका अनक्वालिफाइड हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, कैसे आंसर देना है, कहाँ पे एड्रेस, डेट, कब, टाइम, सब कुछ। फिर होता है प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर ऑन द सम रिस्पोंडेंट विल गिव एन आइडिया टू द इन्वेस्टिगेटर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चनर। यानी अगर आपने क्वेश्चनर की लिस्ट तैयार कर दी, सपोज करिए इसमें 10 सवाल है, तो पहले मैं अपने घर के मेंबर से या फिर अपने कलीग साथ में जो काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं पहले पूछूंगी कि देखो क्वेश्चन सही तो है ना, कहीं कोई क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है, चेक कराऊंगी उन्हें पहले। ठीक है। फिर आता है शेड्यूल मैथड। Enumerator goes to the respondent, ask them the question from the questionnaire in the order listed and record the responses in the space provided. अब मैम शेड्यूल और क्वेश्चनर में डिफरेंस क्या है? शेड्यूल में, क्वेश्चनर में जो रिस्पोंडेंट है, जो लिखने वाला है वो लिखेगा, लेकिन शेड्यूल में वो नहीं लिखेगा, आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे। आपने जो एन्यूमरेटर भेजा है, आपने जो एम्प्लॉय भेजा है किसी के घर पूछने के लिए, तो आपका काम है सिर्फ उससे पूछना, उसका काम है आपको बताना और आप ही वो चीज लिखोगे। सपोज करिए मेरी फैक्ट्री थी, मैंने अपनी फैक्ट्री से राहुल को भेजा कि आप जाओ और शेड्यूल फिल करा के लाओ, तो जो राहुल है वो क्वेश्चनर लेके जाएगा, यानी जिसमें लिस्ट सवाल लिखे होंगे, वो जाएगा किसी के घर जाएगा, सपोज करिए घर जाएगा, तो उससे पूछेगा आपकी एज कितनी है, वो बोलेगा 28, तो वो ही लिखेगा, राहुल ही लिखेगा, सामने वाला नहीं लिखेगा, रिस्पोंडेंट नहीं लिखेगा। लेकिन क्वेश्चनर में क्या था, क्वेश्चनर में जो रिस्पोंडेंट था वही लिख के भेज रहा था, वही भेज रहा था ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया उसको फॉर्म, उसने भर दिया, वापस दे दिया। लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं होता बेटा, जैसे कि आपके यहाँ जनगणना वाले आते हैं तो वो खुद से ही फिल करते हैं, बस आपको जवाब देना होता है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। देखो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आर जनरली सेंड थ्रू मेल एंड नो फर्दर असिस्टेंट फ्रॉम सेंडर।
मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाता है। इसमें आपको किसी असिस्टेंट को भेजने की जरूरत नहीं होती। बट शेड्यूल इज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर, शेड्यूल को तो आपको ही भरना पड़ेगा, जवाब सिर्फ वो देंगे, लिखना आपको ही पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर वो अनपढ़ हुआ तो फिर वो कैसे भर पाएगा क्वेश्चनर, शेड्यूल। इसीलिए क्वेश्चनर चीपर मेथड होता है। चीपर इसलिए होता है क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे भेजा, उसने भर के दे दिया। लेकिन शेड्यूल कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है बेटा? जो जा रहा है उसकी सैलरी नहीं दोगे। मैंने राहुल को भेजा था तो राहुल को ट्रेन करना पड़ेगा और राहुल को सिखाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट अलग। राहुल का खर्चा जो होगा आने जाने का उसका अलग, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, वो अलग, कॉस्टली है। क्वेश्चनर में नॉन रिस्पॉन्स इज हाई। नॉन रिस्पॉन्स इज हाई का मतलब ये होता है, अगर सोचो मैंने किसी को व्हाट्सएप पे फॉर्म फिल करने को दे दिया इंग्लिश में, तो मेरे पापा तो भर ही नहीं सकते। अगर एक एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों के पापा लोगों के आज की अंग्रेजी और तब की अंग्रेजी में छोटी मोटी अंग्रेजी का फर्क है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पर एकदम पूरा प्रॉपर अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं तो हमारे पेरेंट्स उसको फिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वहां पे रिस्पॉन्स नहीं करने के चांसेस ज्यादा हाई होंगे, फिर वो भर ही नहीं पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे फॉर्म ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है, मुझे भी समझ में नहीं आती। कि मेरे पापा मेरे पास फॉर्म लेकर आते हैं तो उसमें बैंक से अगर कोई फॉर्म होता है या उनके जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहां से कोई आता है फॉर्म, तो इतनी टफ इंग्लिश होती है उसके अंदर कि उसको फिल करने से पहले 10 बार मुझे भी चेक करना पड़ता है कि सही है या नहीं है। तो फिर हमारे पेरेंट्स के लिए वो भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या जो लोग अनपढ़ है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको फिल करना। लेकिन शेड्यूल में नॉन रिस्पॉन्स लो होता है। श्योर, शेड्यूल के अंदर नॉन रिस्पॉन्स लो होगा। मैम रिस्पॉन्स लो कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर अगर वो सामने वाला कम पढ़ा लिखा हुआ है तो भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भरेगा कौन? राहुल, यानी एन्यूमरेटर ही भरेगा। उसको भरने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को भरने की जरूरत नहीं है, हमने खुद अपनी कंपनी से भेजा हुआ है, वही भरेगा। ठीक है। क्वेश्चनर थोड़ा स्लो मेथड है। स्लो है, कब पता नहीं फिल करके आपको दिया जाए। लेकिन शेड्यूल जो है वो टाइम पे कलेक्ट किया जाता है, आपके घर आएगा, हाथ के हाथ भर देगा। क्वेश्चनर में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि पर्सनल नहीं होता, व्हाट्सएप से भेजा, मेल से भेजा है। लेकिन शेड्यूल में वो फेस टू फेस आपसे पूछेगा। अगर क्वेश्चनर कैन बी यूज ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट इज एजुकेटेड। भाई मैंने आपको बोला क्वेश्चनर तो जब भी आप यूज कर सकते हो जब सामने वाला भी आपकी तरह ही अंग्रेजी बोलता हो, आता हो उसे, आपको कॉपरेट करे, तो ही भर सकता है। ठीक है। लेकिन शेड्यूल के अंदर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम लिटरेट। शेड्यूल में तो आप अनपढ़ आदमी से भी भरवा सकते हो, क्योंकि वो मुंह से बोल के बताएगा, आप लिख लो। क्वेश्चनर जो है इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की ज्यादा चांसेस होते हैं। पता चले समझ में ना आया हो कि क्या क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कुछ और फिल कर दिया हो तो गलत हो जाएगा। लेकिन शेड्यूल के अंदर ज्यादातर करेक्ट करेक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो है, आपका एन्यूमरेटर है, वही इस चीज को फिल करने वाला है। तो चलिए आज का सेशन यही तक था। आई होप आप लोगों को बोरिंग ना लगा हो। देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ मूवीज के आसपास के, ताकि आप लोगों को ना पढ़ाई बोझ ना लगे, आप लोगों को लेक्चर्स बोरिंग ना लगे। क्योंकि जो चीज बोर होके पढ़ी जाए वो पढ़ाई नहीं है। जो आजकल हो रहा है ना, पढ़ाई को जो बोर बना दिया गया है, लेक्चर्स और ये वो, जब तक मजे लेके नहीं पढ़ोगे तब तक पढ़ाई घुसेगी भी नहीं दिमाग में, और लेक्चर्स भी बोरिंग लगेंगे। लेकिन जब एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो लेक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा हंसी मजाक यहाँ पे आप लोगों के साथ कर देती हूँ। बाकी चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।